चाहूंगा। आत्मनिर्भर सेना और संस्थापक हैं आप। हिंदराइज के भी सह संस्थापक हैं। जगत जननी मां जानकी की प्राकट्य भूमि सीतामढ़ी इनकी मातृभूमि है। बिहार इनकी कर्मभूमि रही और उसके बाद वो बिहार को वो सब लौटाना चाहते हैं जो इन्हें यहां पर मिला है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनकी सामाजिक और संवेदनशीलता गरीबों और असहाय लोगों को हर संभव मदद कर आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की है। इनकी कोशिश भी यही है और लगातार अपनी टीम के साथ मिलकर ये काम भी कर रहे हैं। विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, कोविड की जब पहली लहर आई और कोविड का जब दूसरा काल आया, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर, अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर दवाइयों की बात हो, खाने की बात हो, तमाम तरह की सुविधाएं दी और अब वो बिहार के लोगों को, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अपनी नई मुहिम में जुड़े हुए हैं। जी हां, इनका नाम है नरेंद्र कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। नरेंद्र कुमार जी समाज सेवी हैं, संस्थापक हैं आत्मनिर्भर सेना के। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। आत्मनिर्भर भारत का एक नारा आया और हमने जी बिहार झारखंड की तरफ से, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो आत्मनिर्भर बिहार भी बनाना पड़ेगा और तभी फिर परिकल्पना ये साकार हो सकेगी। ये आत्मनिर्भर सेना, ये संगठन क्या है? कोविड के दौरान तो हम जब खबरें चलाते थे, देखते थे, तब तो वो कवरेज हमने की ही की, लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई कि आत्मनिर्भर सेना का क्या सिर्फ कोविड काल के लिए या फिर इससे आगे भी आप देखते हैं? देखिए, आत्मनिर्भर सेना और हिंदराइज हम लोगों ने कोविड-19 में काम करना शुरू किया और उस समय हमारे सभी जगह बिहार में ज़रूरत थी, स्वास्थ्य सुविधा की ज़रूरत थी, खाने का समस्या था और जो भी प्रवासी थे यूपी और दिल्ली, इन सब जगहों पे उनको आने में दिक्कत हो रही थी। तो वो समस्या को हम लोगों ने देखते हुए इस पर काम करना आरंभ किया और धीरे धीरे हम लोगों को लगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अब देश को आत्मनिर्भर होना होगा, खास करके ये जो वायरस था ये चाइना से होकर के हमारे पास आया और हम सभी जानते हैं कि चाइना पे हमारी कितनी निर्भरता थी, कितना ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं, कितना सारा पैसा भारत का चाइना चला जाता है। और आज उस आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी, उसको एक छोटा सा एक सहयोग देने का कह सकते हैं, एक छोटा सा स्टेप हम लोगों ने भी लिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ कि युवा कैसे आत्मनिर्भर बनेगा और युवा को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, गांव में क्या समस्या है, किसान को क्या समस्या है और जॉब से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, उन सभी पहलुओं पर हमारी सेना पूरे बिहार में निरंतर रूप से काम कर रही है और काफ़ी हद तक हम लोग वर्चुअल और डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लोगों को अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें और उनसे तकनीकी जानकारी, पूंजी कैसे मिलेगा, सरकारी जो सुविधा है वो कैसे मिलेगा, तो इन सब चीज़ों पर आत्मनिर्भर सेना काम करती है। दो लहर आई और पहली लहर गई, बहुत दुख दे के गई। दूसरी लहर आई, हमारे अपनों को लेकर गई। कोई ऐसा घर परिवार या रिश्तेदार नहीं होगा किसी भी घर में जिसने अपनों को ना खोया हो। तीसरी आशंकित लहर अगर आती है, अगर ओमिक्रॉन की बात हो रही है, उसको लेकर सावधानी बरती जा रही है, सरकार, पुलिस, प्रशासन सभी अपनी तरफ से कोताही ना बरतने की लोग कोशिश करें, इसको लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है। अगर तीसरी लहर आती है तो इसको लेकर आपने क्या तैयारी अपने स्तर पर की हुई है और यहाँ पर सरकार को और कुछ किस रूप में आप सलाह देना चाहेंगे या क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? हम सबको याद है जब कोविड-19 का वेव 1 आया था तो देश में कोई भी तैयार नहीं था और कुछ ही मामले थे जब हमारे देश में लॉकडाउन लागू हुआ, जिसका अच्छा परिणाम देखने को मिला कि पहली लहर में तो हम बच गए और उसके बाद जब लोगों ने लापरवाही शुरू करी या लोग कह सकते हैं जो नॉर्म्स डिसाइडेड थे कोविड के लिए उसको फॉलो नहीं किया, उसका भुगतान हम लोगों ने कोविड वेव 2 में अप्रैल के महीने से करना शुरू किया। न जाने कितने लोग मरे और कितने लोगों ने उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है हमारी, क्योंकि एक समय में अगर 200 बेड की किसी कैपेसिटी है 2000 लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो इन सब समस्या को देखते हुए हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो ये पाया कि बिहार में और ख़ास करके भारत में भी अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है ताकि ऐसी जो डिजास्टर्स आती है तो उस समय हमें रोना धोना ना पड़े कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास पहले से ही सब कुछ हो। और निरंतर रूप से सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन साथ में निजी क्षेत्र में जो लोग हैं, जो बिहार के हैं, बिहार से के बाहर हैं, सक्सेसफुल हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि बिहार में आए और बिहार में हॉस्पिटल का निर्माण करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है स्कूल्स बनाए, सस्ता बनाए सब कुछ। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कोविड-19 में बहुत सारे डॉक्टर्स ने बिहार में करोड़ों अरबों रुपए कमाया है,
तो वो सब पे लगाम लगना चाहिए। और जब वेव 3 की बात हो रही है, हम सब जानते हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो एक नया वेरिएंट है कोविड का, ये ज़्यादा खतरनाक है और इस पे भी अभी डिस्प्यूट है कि खतरनाक कितना ज़्यादा हो सकता है। तो इसकी सीक्वेंसिंग हो, जितने भी कोविड टेस्ट मरीज आ रहे हैं, चाहे 10 आ रहे हैं और 20 आ रहे हैं, उनका अगर सीक्वेंसिंग सैम्पलिंग होगा तो हमें पता चलेगा कि बिहार में एग्जैक्टली ये वायरस आया है या अभी नहीं आया है तो किस स्टेज तक आ गया है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो हम लोगों ने तैयारी कर रखा है, जो हमारा पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा मास्क सीतामढ़ी और बाकी ज़िलों में हमने बांटा और साथ में ही लोगों की खाने पीने की व्यवस्था करी, दवाई की व्यवस्था करी है। और हमारे पास काफ़ी सारा मेडिसिन अभी बचा हुआ है, लेकिन अभी ICMR ने गाइडलाइन चेंज किया है और अब दूसरा मेडिसिन जो है उन्होंने रिलीज़ किया है। सरकार के लिए ज़रूरी ये है कि पिछली बार लोग ऑक्सीजन से ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो बड़े लोगों को हुआ था, एडल्ट्स थे, सारे 18+ के लोग थे। लेकिन वेव 3 में हो सकता है कि बच्चों को ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और ICU की व्यवस्था करनी होगी। एडवांस में मेडिसिन हो, सब कुछ प्लान हो और साथ में ही सावधानी रखें और डरना बिल्कुल भी नहीं है। यही मेरा निवेदन है लोगों से कि डरे नहीं, सावधान रहे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स और इकोनॉमी के एक्सपर्ट आप हैं। मैं दुखती रग जो हाल फिलहाल के दिनों में ही एक रिपोर्ट आई नीति आयोग की तरफ से, उसमें बिहार को सूचकांक में जो हमारे देश के राज्य हैं उसमें सबसे पिछड़ा माना गया। उसको लेकर चर्चा हुई, बहस हुई कि उसका पैमाना सही है, गलत है, आंकड़े सही नहीं है, पुराना है, कंपेयर हम विकसित राज्यों के साथ नहीं कर सकते। वो सब छोड़ते हुए हम इस रिपोर्ट में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर सच्चाई को अगर देखें तो बिहार को किस रूप में जो विकसित राज्य हैं उनकी कतार में लाया जा सकता है? देखिए, नीति आयोग का जो एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो पूरे भारत के लिए एक ही फॉर्मेट है उनका, कि आप यूपी से बिहार को कंपेयर नहीं कर सकते भौगोलिक रूप से। बिहार के पास 1/3 से भी कम ज़मीन है। वैसे ही अगर आप बात करेंगे तमिलनाडु, जो सबसे अच्छा स्टेट अपने आप को डिक्लेयर किया, वो बड़ा भी है और उनका जो जनसंख्या घनत्व है बहुत कम है। तो उन सब डिबेट पर जाके अब देखिए कि इनका मेथड क्या है, कैसे ये निकालते हैं। पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की गुणवत्ता कितनी है। तो स्वास्थ्य की गुणवत्ता में निश्चित तौर पर बिहार पीछे है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो गरीब है या मध्यम वर्गीय हैं वो अपना पैसा कमाते हैं और कमा के साल के एंड पे या बीच में आधे से ज़्यादा कमाई वो डॉक्टर को दे जाते हैं और वो डॉक्टर उसका टैक्स भी नहीं पे करता। तो पहली बात तो बिहार अगर प्रोफेशनल फ़ी कोई डॉक्टर जनरेट कर रहा है और वो भी गलत तरीके से कर रहा है तो उसका भी टैक्स पे नहीं करता, तो वो तो आपके इनकम में जाता ही नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे बिहार के लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं उसकी एक बहुत बड़ी संख्या है, उनका इनकम कहाँ रिपोर्ट होता है। अगर मैं नोएडा में काम करता था, मैं करोड़ों रुपये टैक्स पे करता हूँ, तो मेरा इनकम रिपोर्ट होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारी संघीय ढांचा। अगर सरकार को सही मायने में बिहार को गरीब या बिहार को अमीर या पिछड़ा नापना है तो जो लोग माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर काम करते हैं, उनको माइग्रेंट ही मैं बोलूँगा, चाहे लेबर हो या कोई अच्छे पद पर बैठा हो, सब माइग्रेंट ही है, प्रवासी कहें उसको आप, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें सुनने में भी। तो उनकी इनकम को बिहार में क्लब कीजिए, फिर देखिए बिहार गरीब है या बिहार की क्या हालत है। और सबसे जो जटिल समस्या आज के समय में हमारे पास यह है कि हमारा इकोनॉमी, बिहार का इकोनॉमी कैश इकोनॉमी है। यहाँ पर बहुत सारा खरीद, बहुत सारा परचेज, बहुत सारी सेवाएं नगद में ली जाती है। तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के आधार पर है, वो देश के मामले में सही है। बिहार को अति पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला है, हम सभी पिछड़े हैं। तो इसके लिए नीति आयोग को चाहिए कि भाई पिछड़े हो तो तुमको सपोर्ट करें, हम सबको एक विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे को फंड मिले, तभी तो काम होगा। यहाँ पर गरीब को गरीब बोलने से क्या की होगा? बात आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में सहमति बनती है कि जातीय जनगणना होगी, तब जाकर हम ये तय करेंगे कि किस जाति का कौन व्यक्ति, कौन समाज अभी पिछड़ा है, उसको और समृद्ध करने की जरूरत है। ये कितना आप पॉसिबल और फीजिबल समझते हैं जातीय जनगणना को विकास के आधार राजनीतिक मुद्दा है। और अभी तेजस्वी यादव जी ने जातिवाद को बता दिया है कि जातिवाद होता क्या है, और उन्होंने जाति और धर्म के बाहर जाकर शादी करी, जो बहुत अच्छा कदम है। तो सिर्फ इसमें राजनीति है। जातिवाद जनगणना की अगर बात करेंगे तो पूरे भारत में 47 लाख जाति है, बिहार में 2000 से ज़्यादा जाति है। आप अगर सर्वे करने जाएंगे, आप कैसे उसकी रिपोर्टिंग करेंगे? दूसरी बात है कि हमारे देश में जब संविधान में अमेंडमेंट हुआ कि एक जाति, एक कमज़ोर, जिसे कहते हैं इक्वलिटी और लिबर्टी और फैटर्निटी, भीमराव अंबेडकर जी ने इस 3 को आधार बना करके ही रिजर्वेशन की बात करी थी
कि भैया जो आदमी जिसको अछूत मानते हो, जिसको समाज में जो पीछे रह गया है, चाहे वो महिलाएं भी हो सकती है या कोई गरीब भी हो सकता है, उसको हम आरक्षण देंगे। उसका सबने स्वागत किया और वो आज भी चल रहा है। लेकिन अगर आप समझिए कि अगर सपोज आज के समय में यहाँ पर 4 चेयर अवेलेबल है और 4 चेयर में 2 चेयर है रिजर्व, 2 चेयर सामान्य वर्ग के लिए है, यही व्यवस्था है हमारे देश में आज अगर रिजर्वेशन की बात करें तो हम, और 2 चेयर में वो कौन बैठा हुआ है आज? एक आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ता है बेचारा, मजदूर का बेटा, और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट से है या ओबीसी है, वो आकर के यहाँ बैठ जाएगा, लेकिन सरकारी वाला वहीं का वहीं बैठा रह जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति एक बार गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं वो आज भी अपने आप को शेड्यूल कास्ट और ओबीसी मानते हैं, तो उनको भी दोबारा उनके बच्चों को आरक्षण मिलता है। तो इस आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको हमें रेशनल बनाने की जरूरत है कि जो दो सीट में मैं बैठा हूं, अगर ये रिजर्व है तो ये रिजर्व सिर्फ उसके लिए हो जो सही में दलित है, जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, संपत्ति नहीं है, उनको मिले। और उनको आज नहीं मिल पा रहा है। आज आप गवर्नमेंट का डेटा उठा के देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब है और जो फर्स्ट लेयर है, मतलब पहला जो पीढ़ी है, वो 30% भी नहीं पहुंच पाता है शेड्यूल कास्ट का, या ओबीसी की बात करेंगे तो 70% जो लोग हैं वो दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं जिनके पास संपदा है, संसाधन है, और वो आरक्षण का मजा लेते हैं। तो जाति, अब जब जनगणना की आप बात कर रहे हैं, इस पे काम करने की जरूरत है कि हम कैसे काम करें, कैसे बिहार को आगे लेकर के जाए। जो हमारे 20% लोग, जो भाई हमारे दलित हैं, उनको सरकार अपनी योजना कैसे पहुंचाए। जितने भी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हो या वो पंचायत स्तर पर है, कि वो सरकार की योजना, आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि बिहार में 60 लाख परिवार के पास ही आयुष्मान भारत है। ये आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाएगा कौन? किसका काम है ये? आधे से ज्यादा लोगों को ही आयुष्मान भारत बना है। यूपी में ज्यादा है, बाकी जिलों में ज्यादा है, बाकी राज्यों में ज्यादा है। तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी अति पिछड़ा का जो टैग लगा है वो हम हटा पाएंगे। शिक्षा की, इससे पहले अभी आप जिक्र किया, तो मैं शिक्षा को अगर देखता हूं 2 फेज में बांटता हूं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। वो इसलिए बीच की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, माध्यमिक शिक्षा भी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में कहा जाता है कि अगर जड़ें मजबूत होंगी तो फिर फलदार वृक्ष होगा, और अगर फलदार वृक्ष होना है तो उच्च शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए जो सीधा रोजगार से जुड़ी हुई हो। तो उस लिहाज से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, या देश की भी शिक्षा व्यवस्था में RTE आया, राइट टू एजुकेशन आया, कैसे आप देखते हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा का 2 रूप है, एक है सरकारी स्कूल में शिक्षा लेना और एक है प्राइवेट स्कूल में शिक्षा लेना। सरकारी स्कूल में जो व्यक्ति जो शिक्षा दे रहा है अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं मजबूरी है उसकी, कि उसको पता है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता। और कोविड में जब कोरोना का लहर हुआ तो 2 साल तो सरकारी स्कूल के बच्चों ने पढ़ाई ही नहीं करी है। तो एक 2 साल का गैप क्रिएट हो रहा है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उनको तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन से शिक्षा मिल ही गया। तो आज ज़रूरी यह है कि सरकार इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन के ऊपर। आप एग्जाम्पल दिल्ली का ले सकते हैं, दिल्ली में कितना ज़्यादा सुधार आया है, यूपी में कितना सुधार आया है सरकारी स्कूल के ऊपर, केरला, कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो गांव में जो बच्चे रहते हैं वहाँ पर भी अगर हम स्मार्ट क्लासेस शुरू करें, और टीचर जो शिक्षक है, आज के समय क्या है, सब लोग गृह जिला में बैठे हुए हैं, जितने भी शिक्षक हैं, अगर उनका हर समय पर ट्रांसफ़र होता रहे तो शिक्षक स्कूल भी जाएंगे, वो पढ़ाएंगे भी, और बच्चों का विकास भी होगा। साथ में ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा। आज गवर्नमेंट जॉब कितना भी आप रिजर्वेशन दे दीजिए, 80%, 100% भी रिजर्वेशन दे दीजिए, गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, सबको अलग प्राइवेट जॉब ही करना है। तो प्राइवेट जॉब करने के लिए स्किल्स चाहिए, टैलेंट चाहिए। वो टैलेंट डेवलप करने की ज़रूरत है, जो क्लास 1 से स्टार्ट हो। क्लास 1 से बच्चों को बताया जाए कि आपको आने वाले समय में काम नहीं, काम करवाना है, स्वरोजगार की तरफ जाना है। तो इन सब चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा के बाद फिर रोजगार भी चाहिए होता है। रोजगार के क्षेत्र में अगर देखें तो निवेश किस रूप में आगे हो रहा है? MSME की, अभी इससे पहले जब हमारे मुख्य अतिथि और अन्य मेहमान बैठे थे, उन्होंने MSME को लेकर चर्चा की कि इसके जरिए बिहार को सुधारा जा सकता है। बड़े उद्योग घरानों को लाना, यहाँ पर रखना इतना आसान नहीं है। उस लिहाज से अगर निवेश को देखें तो कितना आप संभावना देखते हैं? देखिए, निवेश की बहुत संभावना है, और बिहार जो राज्य हमारा है, यहाँ पर सबसे 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर स्टेट है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा उपभोक्ता रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, सबसे ज़्यादा लोग सामान खरीदेंगे, शॉपिंग खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे। तो ऐसे स्टेट में अगर छोटे छोटे SMEs, जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगे, 100-200 मीटर का फैक्ट्री लगे,
और उनको सरकार कैपिटल इंसेंटिव्स दे कि आपको हम सबमेंशन देंगे और जमीन भी देंगे। आज जो जमीन बिहार सरकार दे रही है वो जमीन सिर्फ बड़े घरानों को दे रही है, तो जो युवा हमारा है, जो बेरोजगार है, उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा। साथ में जो जो सरकार आज युवा उद्यमी लेकर के आ रही है, तो उसमें कई सारी तकनीकी दिक्कत है, जो बिना ट्रेनिंग के, बिना नॉलेज के हम पैसा बांट रहे हैं और उससे भ्रष्टाचार फैलता है। उससे होता क्या है कि 10 लाख रुपए मिल रहा है, उसमें से 2.5-3 लाख रुपए तो बैंक ही ले जाता है, बाकी जो बच जाता है उद्योग मंत्रालय ले जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को ऑनलाइन व्यवस्था करनी होगी कि उद्योग से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो ऑनलाइन तरीके से जाए। वो एप्लीकेशन भी ऑनलाइन आई और डिसीजन कौन ले रहा है, जैसे इनकम टैक्स में भी फेसलेस हो गया है कि इनकम टैक्स में अगर आपका केस आता है तो आपको पता नहीं होगा कि आपका केस देख कौन रहा है। आज जैसे हमें आधिकारिक जानकारी मिल जाती है कि इस अधिकारी के पास मेरा उद्योग का एप्लीकेशन है, मैं उससे बात करके उसको पैसे वो लोग दे देते हैं उसको, और गलत लोगों को मिल जाता है। साथ में ही हमें इंसेंटिव्स और टैक्स क्लियरेंस बहुत फास्ट होना चाहिए और वन विंडो सोल्यूशन चाहिए कि भैया एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे अभी आपके चैनल के माध्यम से एक छात्रा ने कहा कि भाई यहाँ पे आईटी हब क्यों नहीं। आईटी हब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है, ना बाढ़ उसको रोक सकता है, बेसिक बिजली चाहिए उसको। और अगर 10 एकड़ का भी आईटी हब बना देते हैं आप, तो बहुत सारे युवा हमारे कटिहार के आसपास के, पूर्णिया के जो आईटी में काम करते हैं, वो यहाँ बैठ के घर पे काम करेंगे, घर के पास काम करेंगे। जो दिल्ली, बैंगलोर और वहाँ पे वो रेंट में खर्चा कर रहे हैं और बाकी जो खर्चा कर रहे हैं वो बचेगा और वो शॉपिंग करेंगे यहाँ के लोकल जगहों पे, तो यहाँ का विकास होगा। तो आईटी हब हमें बनाने की ज़रूरत है हर जिले में, कि सबसे ज़्यादा आईटी में जो लोग डेवलपर है या सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन है वो बिहार का ही है। मैं एक संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे जानना समझना चाहूँगा कि चूंकि आपने अपने बल पर अपनी पढ़ाई की, उसके बाद आप एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप एक अच्छे खासे सामाजिक उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, गौपालन को लेकर भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए काम कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? किसी का इंतज़ार करें या फिर खुद ही आप आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बने, तब ताकि आपका समाज, आपका प्रदेश, आपका देश आत्मनिर्भर हो सके? देखिए, हमारे युवा में असीम शक्ति है। आज आप यूपीएससी देख लीजिए, आप आज सीए देख लीजिए, आज इंजीनियरिंग देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, हर जगह हमारा युवा है। इंडिया से यूएस किसी भी कंट्री में चले जाइएगा, वो बिहार का ही युवा होता है। लेकिन वही युवा जो बिहार में रह रहा होता है, जिस समय उसको कुछ नहीं दिखता है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है उसको कि उसको क्या करना चाहिए, तो वैसे इसीलिए हम लोगों ने आत्मनिर्भर सेना बनाया कि जिसको भी समस्या है, क्या करना है, आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा व्यवसाय करना है, सरकार की क्या योजनाएं हैं और उस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ पर मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत